Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to start the another lecture of the friction chapter. So let's go start for it. और ये जो चैप्टर है आपका आज कंप्लीट होगा भाई साहब। और पिछले क्लास में बहुत चीज़ें आपको बताए थे हमने कि आपको आपके पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को जो देख रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात कि भाई साहब हम यह कह सकते हैं कि आप इससे पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, बट पढ़ना आप पे डिपेंड करता है। हम आपको फोर्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट तब भी आप पढ़ोगे नहीं, वो डिपेंड करता है। ऑनलाइन के अगर आप ऑफलाइन, बहुत टीचर्स हमें ऑफलाइन में कहते हैं भाई साहब ऑफलाइन में टीचर मानते ही नहीं, तो हम कहते हैं फिर ऑनलाइन में हमसे मानेंगे कि नहीं, हमें पता नहीं। जितने ही बच्चे ऑनलाइन में हमसे पढ़ते हैं उनमें से लगता हमें उम्मीद यह रहती है कि हर बच्चा पढ़ रहा है। जितने व्यूज़ आते हैं हमें लगता है उतने ही व्यूज़ के बच्चे ही इस चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, बट आप उस व्यू को कैसे ला रहे हो मुझे पता नहीं। बट मैं इस उम्मीद में हूँ कि आप वीडियोस को डिटेल में देख रहे हो। ये नहीं कि आप वीडियोस को चला के कहीं नहा रहे हो, कहीं भाई साहब बाहर चले गए, वीडियो चल रही है, आप बाहर घूम रहे हो, मोबाइल चल रहा है, आपके पॉकेट में है, वीडियो बज रही है, कान में ईयरफोन है, तभी नहीं सुनाई दे रहा है। मतलब ध्यान लगा से लेक्चर को लेक्चर देखने से भाई साहब रिजल्ट नहीं आता है। लेक्चर देखने से रिजल्ट नहीं आता है। लेक्चर की बातों में जो बातें टीचर बता रहे हैं उनको समझना है, और जो टीचर लिखा रहा है वो लिखना है। सिर्फ स्लाइड में जो चीज़ें रिटर्न है उन्हें नहीं लिखना है, हम कुछ एक्स्ट्रा भी लिखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा भी लिखते हैं कि नहीं? आपके जो स्क्रीन है भाई साहब, आपका जो बोर्ड है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने हाथों से लिखते हैं कि नहीं? क्यों लिखते हैं भाई साहब? क्योंकि वो चीज़ें समझाने वाली होती है, वो आज इट इज़ आपके बुक में नहीं है। ऐसे कि आपके बुक में नहीं लिखा गया फ्रिक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम बता रहे, वो आपको लिखना है एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के। तो वही फिर से ही बताएंगे। बहुत बच्चों का पिछले वीडियो में भाई साहब कमेंट में डाउट्स पूछे थे भाई साहब, सर फ्रिक्शन का रिप्रेजेंटेशन फिर से बताइए। बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग भाई साहब डालिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन। क्या डालोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन डालिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन हेडिंग डालिए और कुछ चीजें बताएंगे। देखिए, हम हाउ वी रिप्रेजेंट ए फोर्स, हम एक फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन बताएगा? हम एक फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, फोर्स में एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ो। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट स्मॉल जी से लिखते हैं। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट यानी उसके नीचे हम लिखते हैं एफ, इसके नीचे यहाँ जी लिखते हैं। यानी हम एफ जी ऐसे नहीं लिखते हैं, मतलब ये लाइन है, हम और एफ और जी को एक साथ नहीं लिखते हैं, हम जी को एफ के नीचे लिखते हैं। ये होता है डिनोशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो वही हम लिख लेते हैं यहाँ पर उसी प्रकार से कि अगर आपकी एक कॉपी का पेज है तो हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ एफ लिखे तो इसके नीचे हम जी लिखते हैं, ना कि हम एफ जी को बराबर नहीं लिखते। हम एफ जी को बराबर नहीं लिखते हैं, हम इस प्रकार से लिखते हैं एफ कैपिटल एफ लिखते हैं, उसके नीचे यानी सबस्क्रिप्ट, उसके नीचे जी को लिखना है, यानी सबस्क्रिप्ट जी। ठीक, ये आप याद रखिए, ये इनको लिखना है भाई साहब, ये लिखना है आपको। ये जितने चीजें हम लिख के मिटा रहे हैं ना, उनको आपको लिखना है भाई साहब। कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट जी। एक और होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स।
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ के नीचे स्मॉल सी। तो देखिए उसी प्रकार से जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखा, तो उसी प्रकार से हम फ्रिक्शन को लिखा। देखिए फ्रिक्शन भी तो एक प्रकार का फोर्स ही तो है। फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का फोर्स ही तो है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो कहते हैं इसको। हम फ्रिक्शन को, ये जो फ्रिक्शन है आपका ना, ये जो फ्रिक्शन, इसको हम सिर्फ फ्रिक्शन नहीं कहते, इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं और इसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो कहते हैं, अदर नेम है इसके। तो ये एक प्रकार का फोर्स भी है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका या फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको हम कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यही है इसका रिप्रेजेंटेशन। फिर से बता रहे हैं, इसको हर चीज को इरेज कर देते हैं हम। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? दो प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला दूसरा। आप सिंपली स्मॉल एफ लिख सकते हो, आप सिंपली स्मॉल एफ लिख सकते हो, इससे हम फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप कैपिटल एफ लिखो, सबस्क्रिप्ट यानी उसके नीचे आप ऐसे स्मॉल एफ लिख लो। आप इन दो प्रकार से आप फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो मेरे यार। तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन बहुत बच्चों का डाउट, बच्चों के डिमांड, स्टूडेंट्स ऑन डिमांड डाउट है ये भाई साहब। आपके डिमांड में बता रहे, नहीं तो हमें क्या पता। ठीक, तो आइए लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। लेक्चर शुरुआत करने से पहले लेक्चर 1 को देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जाता है, फ्रिक्शन को कैसे घटाया जाता है, फ्रिक्शन में एक फ्लूइड फ्रिक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन 3 टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करें, बट मोस्ट ऑफ द जो वेटेज था चैप्टर का जो मेन चीज़ है, मेन टॉपिक्स थे, वो लेक्चर 1 में कंप्लीट हो चुका है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन के प्रकार, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स, वो सभी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। अब चैप्टर में से कुछ ही चीज़ें बची, बट हालांकि ये नहीं कह रहे कि इस लेक्चर को मत देखिए, देखना दोनों को है, बट पहले को देख लीजिए, पहले अच्छा रहता। तो कह रहे हैं आपको वॉच इट नाउ। हाउ टू रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया या घटाया जाता है वैसा। तो पहला टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाते हैं हम। देखिए समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन आज टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रिक्शन को क्यों कब कब बढ़ाया जाता है, क्योंकि घिसावट जब स्लिपरी होती है ना, स्लिपरी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। अगर कोई चीज़ में फ्रिक्शन नहीं है ना, वो चीज़ भाई साहब मतलब चलती ही जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। अगर आपने एक फुटबॉल को मारा और फुटबॉल का आपने बहुत जोर से मारा मान लो, और फुटबॉल मूव करते ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी भाई साहब? क्योंकि फ्रिक्शन तो नहीं है ना। अगर उसमें फ्रिक्शन होता तो वो कुछ समय बाद जाके रुकती है, बट रियलिटी में क्या होता है, बॉल को आपने मारा, बॉल कुछ समय जाने के बाद क्या रुकती है? कहीं नहीं रुकती है। क्यों रुकती है? इसीलिए रुकती है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है, इसीलिए वो रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो चलता ही रहता है। इसलिए हम कभी कभी चीज़ों को रुकाने के लिए, उनके स्लीपरनेस को घटाने के लिए फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं वैसा। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, इन एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर एक क्वेश्चन आता है कि आपको फ्रिक्शन कैसे बढ़ाना है, तो आपको लिखना है कि फ्रिक्शन को हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमें अवॉइड करना है सेप्लिनेशंस एंड स्लिपर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो स्लीपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो स्लीपिंग होती है यानी जो घिसावट होती है ऑब्जेक्ट, उनको घटाने के लिए हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं भाई साहब। तो आप वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग सम एग्जांपल। आप ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है वैसा, तभी इम्प्रेस, तो एग्जामिनर होता है जो चेकर होता है, आपको कॉपी को इम्प्रेस होकर आपको मार देता है फुल। क्लियर है भाई साहब? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तगड़ी बातें बता रहे हैं आपको, ये नहीं कि कोई हल्के बातें बता रहे हैं, हर चीज आपको क्लियरेंस ही बता रहे हैं। The sole of shoe is grooved so that the friction between our feet and ground increases so we can walk. देखिए आपको पता है, हम कहते हैं ना, हमारा जो चप्पल है या फिर आप जो बूट पहनते हो, जो शू पहनते हो, उसके नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो बेस है, वो घिस जाता है। क्यों घिसता है? कभी आपने सोचा है, आपकी जो बूट है यानी आपका जो शू है भाई साहब, ये जो शू है आपका,
इस शू के जो नीचे वाला बेस है वो घिस क्यों जाता है चलते चलते? आप कहते हो ना भाई साहब बहुत साल हो गए चल रहे हैं इसी शू को पहन के, वो घिस गया है, एक नया खरीद लेते हैं। वो घिसता क्यों है? क्योंकि आपके जो शू के बेस और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होता है, और उसी फ्रिक्शन के कारण हम चल पाते हो, और उसी फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाता है भाई साहब। क्लियर? द सोल ऑफ शूज, आपका जो सोल ऑफ शू है वो ग्रूव्ड क्यों होता है, यानी घिस क्यों जाता है? क्योंकि जो फ्रिक्शन और आपके फीट के बीच में क्या होता है, ग्रूव्डनेस होता है, एक फोर्स एक्टिंग होता है, एक फ्रिक्शन डेवलप होता है आपके फीट और ग्राउंड के बीच में, इसलिए आप चल पाते हो। नहीं तो वो जो घिसावट होती है आप सिर्फ खिसते वैसा, रोड में चलते खिसते, जब भी रोड में चलते तब आप खिसते वैसे गिरते। वही फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है आपके बेस के और आपके फीट और आपके ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, इसीलिए आप चल पा रहे हो। अगर नहीं होता तो आप गिरते, आप रोड में चल नहीं पाते। और वो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है तो इसीलिए आपका जो बूट है वो घिस रहा है भाई साहब। वो घिसेगा नहीं तो आप चलोगे नहीं, वो चलो आप चलोगे नहीं तो गिरोगे भाई साहब। तो फ्रिक्शन इज मैंडेटोरी यहाँ पर, बट वो चीज नहीं बता रहा है। यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट में बताया यह जा रहा है कि आपका जो बूट का नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से प्लेन क्यों नहीं होता। ये जो पहला पॉइंट है ना, ये समझाने की कोशिश तो यही कर रहा है कि आपके जो शू या फिर आपके स्लीपर के निचले वाला हिस्सा वो उबड़ खाबड़, वो कुछ इस प्रकार सा क्यों होता है, इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है, ऐसा पैटर्न्स उसमें क्यों होते हैं, वो क्यों पूरा प्लेन नहीं होता है? बताओ भाई साहब। मतलब आपका जो शू का नीचे वाला है वो पूरी तरह से प्लेन क्यों नहीं होता है, वो उबड़ खाबड़ क्यों होता है? उसमें हर जगह से क्या होता है भाई साहब, लाइन पकाया होता है, उसमें ग्रूव्ड होता है। बेसिकली वो ग्रूव्ड क्यों होता है उसमें? वो रफ क्यों होता है भाई साहब? वो स्मूथ क्यों नहीं होता है? वो स्लिपरी क्यों नहीं होता है? वो प्लेन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जब ग्राउंड में चलोगे तो स्लिपरी का, देखिए हमने कहा था अगर आप एक सरफेस का रफनेस बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर जिसने नहीं देखा वो कैसे बताएगा भाई साहब। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द नेचर ऑफ द सरफेस, द रफनेस ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। एक सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा तो उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, मेरे बूट के जो निचले वाला पार्ट है ना वो क्या होता है, वो रफ होता है। उसको हम पूरी तरह से प्लेन और चिकना नहीं बनाते भाई साहब, प्लेन नहीं बनाते, स्मूथ नहीं बनाते। अगर स्मूथ बनाएंगे तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसको रफ बनाते हैं, उबड़ खाबड़ बनाते हैं आपके जो शू के बेस को, जिस कारण क्या होता है ग्राउंड में जब चलते हो ना तो ग्राउंड और आपके शूज के यानी फीट के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसी के कारण आप इजीली चल पाते हो। पहला पॉइंट यही कह रहा है आपको। दूसरा पॉइंट में आइए भाई साहब, क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट कहता है जो टायर है आपके, जो टायर्स, देखिए टायर भी कभी प्लेन नहीं होता। आपको जो टायर है उसमें भी भाई साहब दरारें होती हैं, वो पूरी तरह से प्लेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई साहब? द टायर्स आर ट्रीटेड, आपके जो टायर्स है पूरी तरह से प्लेन क्यों नहीं, तो ट्रीटेड क्यों होते हैं? उसमें भाई साहब पैटर्न्स बने होते हैं। क्यों? सो दैट दे हैव बेटर ग्रिप, एक बेटर ग्रिप के लिए। आपके साइकिल, आप अपने साइकिल के पास जाओ और आपके साइकिल के टायर को देखो, क्या वो पूरी तरह से प्लेन है? नहीं होंगे, उसमें कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ जगह उठे होंगे, कुछ जगह दबे होंगे, यानी उबड़ खाबड़ होगा। क्यों? क्योंकि वो जब चलेंगे ना ग्राउंड में तो उनमें बेटर ग्रिप होगा। बेटर ग्रिप होगा जब ब्रेक लगाओगे ना, वो जो टायर, अगर आपके टायर्स पूरी तरह से प्लेन होंगे तो आप जब ब्रेक लगाओगे तो आपके जो टायर्स वो स्लिप करेंगे, आप जाके भाई सब नीचे गिरोगे। तो इसलिए उनको उबड़ खाबड़ बनाया जाता है। उबड़ खाबड़ बनाने का कारण यही है कि आप जब ब्रेक मारो तो वो सरफेस आपके, देखिए आपके जो टायर्स है वो कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे मान लो होते हैं, ऐसे ऐसे आपके टायर्स ऐसे ऐसे होते हैं। ये सर्कल होता है भाई साहब, सर्कल। टायर्स उबड़ खाबड़ होते हैं। आपका जो सरफेस होता है, जो रोड होता है, वो भी पूरी तरह से चिकना नहीं होता, उसमें भी कुछ क्या होता है, उसमें भी कुछ उबड़ खाबड़नेस होता है। तो इस आपके टायर के रफनेस और इसमें रफनेस, इन दोनों के रफनेस के पास क्या इरेगुलरिटीज, और दोनों की इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉक होने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। और वही फ्रिक्शन डेवलप होने के कारण क्या होता है, जब ब्रेक मारते हो ना
आपकी जो साइकिल है वो सतह पर रहती है, यानी जो रोड में बहुत हल्के से रहती है। अगर क्या होता, अगर ऐसे होता आपका जो सरफेस वो क्या है, सरफेस भाई साहब उबड़ खाबड़ है। मान लो सरफेस पूरी तरह से प्लेन है, आपका जो टायर है वो भी पूरी तरह से प्लेन है। जब ब्रेक मारोगे ना वो स्लिप करे, जो टायर आपका स्लिप करे और आप जगह कहीं पर से रोड के ड्रेन के पास गिरोगे, तो इसलिए होता है क्योंकि सडन स्मूथ मूवमेंट हो सके, आपकी व्हीकल की, गाड़ी की स्मूथ मूवमेंट हो सके। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रेक्स पैड्स आर यूज्ड इन बाइक्स टू स्टॉप देम सडनली फ्रॉम मूविंग बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है फ्रिक्शन के कारण। हम फ्रिक्शन को कभी कभी इतना बढ़ा देते हैं कि गाड़ी को रुकना ही पड़ता है। देखिए अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ मूव करा रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। मान लो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है कैपिटल F, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पता है कि नहीं? लेक्चर 1 देखा होगा तो पता होगा, नहीं देखा तो नहीं पता होगा भाई साहब। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है बताइए भाई साहब। जिन्होंने वैसे लेक्चर 1 नहीं देखा वो बताओ मुझे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होता है, ऑपोजिट होता है या फिर सेम डायरेक्शन में होता है नॉर्मल फोर्स के। और फोर्स का फॉर्मूला बताना क्या होता है, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है या नहीं होता है बताओ। क्या फोर्स मास इनटू वेलोसिटी होता है? पता था? पता था कि नहीं? फोर्स मास इनटू वेलोसिटी होता है, पता है कि नहीं? नहीं पता, वो बता रहे पता है भाई साहब। भाई साहब तुम्हें अगर पता है फोर्स मास इनटू वेलोसिटी होता है, कहाँ से तुम्हें बताया भाई साहब, किसने बताया कि फोर्स मास इनटू वेलोसिटी होता है? भाई साहब फोर्स तो मा होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेक्चर 1 के डिस्कस किया था हमने। लेक्चर 1 ना देखना नतीजा यही है भाई साहब। लेक्चर 1 को देखने के लिए क्यों बता रहे, कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अगर नहीं होते कॉन्सेप्ट यूज तो नहीं बताते। आप पिछले चैप्टर जितने भी देख लो, हमने नहीं बताया कि आप इस लेक्चर को देख के आओ तब ये समझोगे, नहीं, इसमें ज़रूरत है इसलिए बता रहे हैं। अगर आप ब्रेक्स को बढ़ाओगे तो फिर देखिए कभी, अगर आप बॉल कैसे रुकता है, बॉल इसलिए रुकता है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट कब रुकेगा, जब इसका जो नॉर्मल फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स। एक समय तो ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन भाई से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो इसका नॉर्मल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना होगा और नॉर्मल फोर्स भी उतना आएगा। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, दोनों का इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट में इक्वल हो जाए, तब ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है। जब आपके टायर और ग्राउंड के बीच में, ये समझो, इस पॉइंट को समझना है। रोड, टायर, आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, तब ये ऑब्जेक्ट, आपका जो गाड़ी है वो रुक जाएगा। कैसे रुके, जब आप ब्रेक पैड्स अप्लाई करोगे, ब्रेक पैड्स। तो ब्रेक पैड्स को क्यों अप्लाई किया था, गाड़ी को रुकाने के लिए। कैसे आप एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अमाउंट को बढ़ा सकें। Kabaddi players rub their hands with soil which helps into increasing friction between the hands and allow them to have an easy grip on the opponent. ये भाई साहब एक जानने वाली बात है। जब आप कबड्डी के प्लेयर्स कबड्डी जब खेलते हो ना, बहुत बच्चे भाई साहब जानते नहीं है क्यों एक कबड्डी प्लेयर मिट्टी में हाथ को घिसता है। क्यों घिसता? घिसने का कारण यही है कि अगर आपका हाथ को आप मिट्टी में नहीं घिसो तो आपका हाथ कभी स्लिपरी रहता है
और जब आप कबाड़ी में अपने ओपोनेंट्स को पकड़ते हो तो क्या होता है, आपका होता है ना भाई साहब, हाथ घिस जा रहा है, यानी खिसक जा रहा है भाई साहब, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, हाथ खिस जा रहा है, स्लिप कर जा रहा है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ग्रिप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हम मिट्टी में हाथ को जब घिसते हैं ना, हमारा हाथ थोड़ा सा रफ बन जाता है, एक बेटर ग्रिप होता है। जब किसी को पकड़ते हो ना, वो पकड़ के ही रहता है, वो चिपक जाता है पूरे आपके हाथ से, वो खिसकता नहीं है। तो इसीलिए एक बेटर ग्रिप के लिए अप्लाई किया जाता है। और जो जिम्नास्ट हैं वो भी अप्लाई करते हैं कोर सब्सटेंस। एक कोर सब्सटेंस होता है जो कि अप्लाई करते हैं, ऑयली टाइप सब्सटेंस होता है, ऑयली तो नहीं, एक रफनेस का एक कोर सब्सटेंस होता है जिसको बेटर ग्रिप के लिए यूज़ करते हैं, जो कि उनके फ्रिक्शन को बढ़ा दे भाई साहब। ये था इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, भाई साहब फ्रिक्शन को घटाएं कैसे। हम फ्रिक्शन को घटाते क्यों हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ही समझते हैं भाई साहब। आपने कैरम खेला होगा, हम कैरम खेलते समय कैरम पाउडर आता है, उस पाउडर को छिड़क के भाई साहब क्यों खेलते हैं, क्यों। द पाउडर इज स्प्लिंक्ड ओवर द कैरम board to decrease the friction between the board surface and the striker. In this way, the smooth surface of the carom board becomes smooth. देखिए जो कैरम का सरफेस होता है, जो कैरम बोर्ड का सरफेस होता है, और जो स्ट्राइकर होता है, देखिए स्ट्राइकर भी पूरी तरह, देखिए मैंने कहा है कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में पूरी तरह से स्मूथ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें रफ होती है, यानी कोई नो वन इज द नो सरफेस इन दिस वर्ल्ड इज कंप्लीटली स्मूथ, एवरी सरफेस हैव सम इरेगुलरिटीज एंड रफनेस। तो जो बोर्ड है आपका कैरम बोर्ड, वो लकड़ी से बनता है, वैसे लकड़ी कहाँ स्मूथ होती है, थोड़े उबड़ खाबड़ होता है उसमें, और ये जो स्ट्राइकर इसमें भी उबड़ खाबड़नेस है। तो इन दोनों की उबड़ खाबड़नेस यानी रफनेस आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है, जिससे क्या होता है ये मूव ही नहीं करते, जो स्ट्राइकर पैसा मूव ही नहीं करता है अपने, वो जो अलग ब्लैक और वाइट कलर के जो गोल चीज़ें होती है उनको भाई साहब होल में डालने के लिए मूव करता है, मूव ही नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं, उस पाउडर को डालते हैं, कैरम पाउडर को, इससे जो बोर्ड का सरफेस है स्मूथ बने, जिससे क्या हो पैसा हमारा जो स्ट्राइकर है पिन पान से मूव कर सके। ग्रीज इज यूज्ड इन बाइसाइकिल, भाई साहब बाइसाइकिल में हम ग्रीज और अदर मोटर्स में ग्रीज यूज़ करते हैं, उनके और डिफरेंट पैट ऑफ मशीन है, क्यों, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। हम कहते हैं ना भाई साहब, आपके जो साइकिल चेन में हम कभी कभी ऑयल डालते हैं, क्यों, जिस प्रकार से वो खिसक से, स्लिपरी होने से, वो स्मूथ से, जिससे क्या होगा हमें साइकिल भी बढ़िया से चल, नहीं तो वो रफ हो जाएगा, रफ होने से क्या होगा, धड़ धड़ होगा, साउंड होगा, और बाई चांस कभी चेन टूट भी सकता है। ऑयल इज अप्लाइड ऑन द हिंजेस ऑफ डोर सो दैट कैन मूव, हम क्या कहते हैं ऑयल को डालते हैं आपके डोर्स में, डोर्स के हिंजेस में, क्यों, कभी कभी क्या होता है बारिश के कारण फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है वो उनका रफ सरफेस होता है, रफ होने के कारण फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ने के कारण क्या वो मूव ही नहीं करता है, इजीली मूव नहीं करता, इसलिए हम उसमें ऑयल डालते हैं उसको स्मूथ बनाने के लिए। देखिए हम कुछ सब्सटेंस जैसे कि ऑयल हो गए, गीज हो गए, ऑयल हो गया, ग्रीज हो गया, पाउडर हो गया, इनको अलाउ क्यों करते हैं भाई साहब, अप्लाई क्यों करते हैं, हमारे सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो सरफेस में इरेगुलरिटीज है उसको वास्ड आउट करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है जो सब्सटेंस में क्या होता है जो फ्रिक्शन का जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच वो घट सके। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, जो ऑयल ग्रीस जिनको हम अप्लाई करते हैं किसी भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स के अंदर, तो उन सब्सटेंस को हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स कहते हैं, हम कहते हैं ना लुब्रिकेंट्स को यूज़ करिए, उनको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। लुब्रिकेंट्स वो ऑयल और ग्रीस और पाउडर होता है जिसमें क्या होता है हम एक सरफेस को स्मूथ बनाते हैं या फिर किसी मोटरसाइकिल के डिफरेंट पार्ट्स में हेल्प करते हैं, और ये सब्सटेंस क्या करते हैं हमें हेल्प करते हैं इरेगुलरिटीज़ को हटाने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। क्लियर, ठीक है। देखिए जो फ्लूइड फ्रिक्शन वाला हाउ डू व्हील्स, ये जो टॉपिक्स है दो एक, इन टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3 में लेंगे। अनएक्सपेक्टेडली भाई सब ये बता रहे हैं आपको, हमें यही प्लान था कि हम लेक्चर
हमें लगता था वैसे लेक्चर 1-2 में कंप्लीट हो गया, चैप्टर नहीं होगा। हम एक और लेक्चर लाएंगे, लेक्चर नंबर 3, वहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट हम करेंगे। आज के लेक्चर हमने क्या देखा, हाउ टू रिड्यूस एंड हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, बस 2 ही टॉपिक्स ये हमने देख लिया था। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर, और वही सा लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। और देख लें लेक्चर 1 सबसे पहले, और लेक्चर 3 भी आएगा, और लेक्चर 3 जब आएगा तो बताएंगे आपने लेक्चर 2 देखा है कि नहीं। लेक्चर 3 जब आएगा तो पूछेंगे वैसे कितने लेक्चर 1 देखा है, कितने लेक्चर 2 देखा है, कितने वैसे लेक्चर 3 देख रहे हैं, और कोई बैकलॉग तो नहीं है ना। अगर है तो कंप्लीट कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि लेक्चर 3 कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, शायद परसों आएगा भाई साहब। ठीक, तो हम प्रीमियर लगा देंगे आपका लेक्चर 3 का। भाई साहब लेक्चर 3 आज अपलोड कर देंगे, उसको प्रीमियर करेंगे परसों भाई साहब। कल 7 बजे हम प्रीमियम कर देंगे, या फिर परसों सुबह 8 से 9 बजे हम प्रीमियम लगा देंगे, उसको आप देख लेना रिकॉर्डेड। ठीक, उसमें आपको बिल्कुल कोई चीज़ें नहीं बताएंगे। धन्यवाद।